नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास हमारी हर रोज होती है जो हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लेना। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, खड़ी बोली का एक अन्य नाम है। आपके पास ऑप्शन है अंतर्वेदी, प्राची, कौरवी या हरियाणवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। कई बार परीक्षा में प्रश्न बनता है कि खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया, तब आपका आंसर क्या होगा? बताइए, खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया? बिल्कुल सही। खड़ी बोली को कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आपको बताना है कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है। आपके पास ऑप्शन है श्री निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, श्री माधवाचार्य या श्री रामानुजाचार्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री मध्वाचार्य है। अब हम बात करते हैं कि रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद की स्थापना की और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गीति नाट्य नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गीति नाट्य नहीं है। आपके पास ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद का करुणालय, मैथिली शरण गुप्त का अनग, धर्मवीर भारती का अंधा युग या सुमित्रा नंदन पंत का जयोत्सना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, कौन सा गीति नाट्य नहीं है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। सुमित्रा नंदन पंत का जयोत्सना जो नाटक है वह गीति नाट्य नहीं है। आप जानते हैं गीति नाट्य से क्या आशय है? गीति नाट्य से आशय नाटक की उस विधा से है जिसके अंतर्गत किसी नाटक को गीत यानी काव्यात्मक रूप में गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ज्योत्सना सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रूपक है जिसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है। इसमें कवि पंत की विचारधारा विकसित मानववाद तथा काल्पनिक समाजवाद के सामंजस्य के रूप में उत्कीर्ण हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, टीकाकार मलिनाथ ने कालिदास कृत कुम्हार संभव के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? आपको बताना है कि टीकाकार मलिनाथ ने कालिदास कृत कुम्हार संभव के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है। आपके पास ऑप्शन है 4, 6, 8 या 10। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। टीकाकार मलिनाथ ने कालिदास कृत कुम्हार संभव के 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है। हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? आपके पास ऑप्शन है हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर या हिंदी सरित सागर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? आपको बताना है कि हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया। आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद या बदायूनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। बताइए, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग इतिहासकार अबू सईद ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है, जहां राधा आनंद उदित निसी बासर आनंद, तहां कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। आपके पास ऑप्शन है रूपक, प्रतीप, अनन्वय या दीपक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसका सही आंसर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। उपरोक्त पंक्तियों में प्रतीप अलंकार है। जहां उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बताया जाता है तब उसे प्रतीप अलंकार कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? आपको बताना है कि उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है। आपके पास ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या बालमुकुंद गुप्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। उपन्यास रहस्य शीर्षक से महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। इनके अन्य निबंध संग्रह हैं नाट्य शास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलाप, रसज्ञ रंजन, कालिदास और उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, अतीत समृद्धि, साहित्यालाप, विज्ञ विनोद, कोविद कीर्तन आदि इनके अन्य गद्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ है। आपको बताना है कि घड़ों पानी मुहावरा का क्या अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है घड़े से पानी गिरना, पानी की कीमत समझना, अत्यंत संकुचित सोचना या अत्यंत लज्जित होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। घड़ों पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। आपके पास ऑप्शन है चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चंद्रकांति या राजपुरुष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। राजपुरुष बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो किस समास का उदाहरण है ये भी बताना है आपको। बताइए, राजपुरुष में कौन सा समास है? बिल्कुल सही। राजपुरुष में जो है वो तत्पुरुष समास है। हमारा अगला प्रश्न है, जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां अलंकार है। प्रश्न एक बार रिपीट, जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। आपके पास ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, रूपक, रूपकांतिशयोक्ति या अपहृति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां अपहृति अलंकार होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। यह काव्य लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत किया है। हमारा अगला प्रश्न है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? आपको बताना है कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है। आपके पास ऑप्शन है श्लेष, विरोधाभास, विभावना या विशेषोक्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना विभावना अलंकार का परिचायक है। हमारा अगला प्रश्न है, बरवे छंद है। आपको बताना है कि बरवे
कैसा छंद है? आपके पास ऑप्शन है सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक या अर्ध विषम मात्रिक छंद है। तो बताइए बरवे कैसा छंद है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। बरवे अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम चरण तथा तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रथम चरण और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, जबकि द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 7-7 मात्राएं होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। आपके पास ऑप्शन है पागल कुत्तों का मसीहा, खुटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां या एक शहर की मौत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साथ में आपको ये भी बताना है कि अगर यह रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है तो किसकी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, एक शहर की मौत। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है तो किसकी है? एक शहर की मौत अमृता प्रीतम की रचना है, जबकि पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां आदि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शूरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। आपको बताना है कि शूरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती। आपके पास ऑप्शन है गुजराती, सिंधी, राजस्थानी या पश्चिमी हिंदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर देना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। सिंधी जो है वो शूरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी भाषाओं का विकास शूरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। आपके पास ऑप्शन है डाकिनी, तेल, न्यौछावर या तर्जनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। तर्जनी जो है वो तत्सम शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदनगी से निबंध के लेखक हैं। आपको बताना है कि तुलसीदास चंदन निबंध जो है इसके लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर प्रसाई, कुबेरनाथ राय या शरद जोशी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। तुलसीदास चंदनगी से हरिशंकर प्रसाई जी का निबंध है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1986 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं। आपको बताना है कि बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, खड़क बहादुर मल या प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे प्रहसन के लेखक राधा चरण गोस्वामी हैं। इसमें हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दोपहर में समास है। आपको बताना है कि दोपहर में कौन सा समास है। आपके पास ऑप्शन है द्विगु, बहुब्री, द्वंद्व या कर्मधारय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, दोपहर में कौन सा समास है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। दोपहर में द्विगु समास है। आप जानते हैं कि जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध कराता है वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे दोपहर,
विग्रह होगा इसका दोपहर के बाद का समय। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? आपको शुद्ध वाक्य बताना है। इसमें से आपके पास ऑप्शन है, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, शब्द केवल संकेत मात्र है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। तो आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बताइए कौन सा सही आंसर होगा आपका। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। शुद्ध वाक्य होगा शब्द केवल संकेत मात्र है, बाकी सारे ये वाक्य जो है वो अशुद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपके पास ऑप्शन है, कुनकुना, कुदरत, कुड़न या कुढंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उस शब्द का चयन करना है आपको जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। कुढंग में जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वह उपसर्ग है कु। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, चाय आगत शब्द है। आपको बताना है कि चाय शब्द जो है वो किस भाषा का है। आपके पास ऑप्शन है, जापानी, चीनी, जर्मन या पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। चाय शब्द जो है वो चीनी भाषा से आया है। हमारा अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। आपको बताना है कि इनमें से लिंग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपके पास ऑप्शन है, चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है या मिश्री मीठा है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। साथियों, जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लेना। जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। लिंग की दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य है, दही खट्टा है। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है। आपको बताना है कि पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है। आपके पास ऑप्शन है, राहुल सांकृत्यायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा या शिव सिंह सेंगर। तो इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है, वहीं राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहपाद दोहा कोश को सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को, जिनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली राज है, को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हमारा अगला प्रश्न है, शेखर जोशी की कहानी है। आपको बताना है कि इनमें से शेखर जोशी की कहानी कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है, कर्मनाशा की हार, मेरा पहाड़, पंचलाइट या महुए का पेड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए शेखर जोशी की कहानी कौन सी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। मेरा पहाड़ जो रचना है, कहानी है, वो शेखर जोशी की है। अब आप लोगों ने बताना है कि पंचलाइट किसकी कहानी है, क्योंकि हमने इस पर चर्चा की है। बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, बिल्कुल सही, पंचलाइट फणेश्वर नाथ रेणु की रचना है। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की है। महुए का पेड़ मार्कंडेय की कहानी है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। आपके पास ऑप्शन है, विघ्न, विपत्ति, संकट या आपत्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा।
इनमें से एक का अर्थ जो ऐतराज है वो बताना है आपको कि किस शब्द का अर्थ ऐतराज है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। आपत्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? ऐतराज है। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? आपके पास ऑप्शन है नाभादास, तुलसीदास, केशवदास या मलुकदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको, क्योंकि हमने इस पर भी चर्चा की है। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। विज्ञान गीता केशवदास जी की रचना है और इसका रचना काल क्या है? तो यह 1610 ईस्वी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक का नाम बताना है आपको। प्रश्न एक बार रिपीट, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाशन स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसादा तासी, मिश्र बंधु या जॉर्ज ग्रियर्सन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और यह कथन विजयेंद्र स्नातक का है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपको आज की क्लास कैसे लगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।